Hello students, this is the lecture 4 of atomic structure. Okay, so in this video we will continue further with atomic structure. Previous video जो है हमने एंड किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे. हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऑसिलेट करती रहती है. सो ये दोनों फील्ड्स होते हैं. मैंने एक डायग्राम बनाया था. इफ आई हैव टू शेयर दैट डायग्राम विथ यू, दिस वाज द डायग्राम कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेसिकली आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे ऑसिलेट करती रहती है अलोंग, लेट्स से इफ इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लेट्स से ऑसिलेटिंग अबाउट वाई एक्सिस, तो आपकी जो एक्चुअल वेव है इट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ डायरेक्शंस. तो आपकी जो एक्चुअल वेव है इट वुड बी ट्रेवलिंग अराउंड द थर्ड डायरेक्शन दैट इज वाई डायरेक्शन. ओके, सो आपको ये याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन मतलब मूवमेंट ऑफ लाइट, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव is perpendicular to electric field which is also perpendicular to magnetic field. So ये तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, अब हमने ये भी कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज गिवन बाय h c by lambda, where h is a Planck's constant, c is speed of light and wavelength is lambda is wavelength. Now लैम्डा हम लोग ना नॉर्मली मीटर्स में यूज नहीं करते. लैम्डा जो आपको दिया होगा ना, इट वुड मोस्टली बी गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम्स. ओके, अब ये जो एंगस्ट्रॉम्स है ना, दिस इज अ स्मॉलर यूनिट ओके ऑफ लेंथ. सी मीटर तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया, वेवलेंथ तो बहुत छोटा नंबर होता है. तो सिंस इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर you would need a smaller unit for its measurement. okay, so since आपको ये small unit चाहिए होता है इसके measurement के लिए, okay, so it is usually given to you in angstroms. okay, by the same logic ये जो energy है, energy usually हम लोग joules में measure करता है. but again joules जो होता है ना, joules is a very large unit to measure energy. okay, हमें छोटा unit चाहिए होता है energy को measure करने के लिए. So that smaller unit is EV, electron volts. अब आपको ना कुछ कन्वर्जेंस याद रखना है. So आपको जूल्स को, if you want to convert joules into electron volts, okay, you have to divide by E. E होता है 1.6 into 10 raised to minus 19. That is basically charge on electron. Okay. Similarly अगर जो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय E. ठीक है. Similarly 1 angstrom is 10 raised to minus 10 meters. तो अगर जो आपको एंगस्ट्रॉम्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, लेट्स से आपको दिया हुआ है, लेट्स से वेवलेंथ इज गिवन टू यू एज 6000 एंगस्ट्रॉम्स. तो इट इज 6000. आप एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हो 10 raised to minus 10 मीटर. सो दिस विल बी इक्वल टू 6 into 10 raised to minus 7 meters. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये जो चीज है दिस इज क्लियर. ओके, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है. सिमिलरली आपको अगर जो मीटर्स को एंगस्ट्रॉम्स में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट मीटर्स इनटू एंगस्ट्रॉम्स, multiply by 10 raised to 10. आपको 10 raised to 10 से मल्टीप्लाई करना है. सो अगर जो आपको दिया हुआ है कि वेवलेंथ इज लेट्स से गिवन टू यू एज 2 into 10 raised to minus 7 meters, आपको एंगस्ट्रॉम्स में कन्वर्ट करना है तो 2 into 10 raised to minus 7 into 10 raised to 10 एंगस्ट्रॉम्स. तो ये हो जाएगा 2 into 10 raised to 3. तो ये 3 कन्वर्जन आपको याद रखना है. दिस इज योर फर्स्ट कन्वर्जन. ये बहुत ही रेयरली यूज होगा. ओके, ये कन्वर्जन दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, एंड ये दिस 3 कन्वर्जन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके,
नाउ यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली मैंने आपको ये बताया कि बिकॉज द वैल्यूज आर सो स्मॉल, हमें एनर्जी जो है वी वांट इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके। एंड यूजुअली हमें वेवलेंथ जो चाहिए होती है, वेवलेंथ हमें एंगस्ट्रॉम्स में चाहिए होती है। तो ऐसे केस में व्हाट इज द रिलेशनशिप जो दैट वी कैन यूज, हम लोग क्या रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं पता है? हमें ये पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एंड एच की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स इंटू सेकेंड्स। ये देखो ना, यहाँ पे जूल्स के टर्म्स में है ना, बट वही अगर जो इफ एनर्जी इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड वेवलेंथ जो है ये वेवलेंथ इफ इट इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम्स, देन okay, then the formula that you will use is E is equal to hc के जगह पे सीधा 12400 पुट करो, ओके। सो दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन। आप जूल्स इंटू सेकेंड्स को अगर जो आप वेवलेंथ को यहाँ पे जो ये फॉर्मूला जब आप यूज करते तो वेवलेंथ मीटर्स में होता है, एनर्जी जूल्स में होती है, बट जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो वेवलेंथ वुड बी इन टर्म्स ऑफ angstroms and energy would be in terms of electron volts, okay. You can just remember this formula. ठीक है, now it is very simple. joules को यहां पे पहले तो आप hertz में कन्वर्ट कर दो एंड वेवलेंथ जो है उसको आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मतलब इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू, ओके फाइन। यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस, ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ओके। सो से फॉर एग्जांपल अगर जो आपको दिया हुआ है देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ आपको दी हुई है, वेवलेंथ इट इज गिवन टू यू एज 2000 एंगस्ट्रॉम्स, एंड आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, राइट। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटॉन्स कहा जाता है। तो एनर्जी ऑफ दिस फोटोन कितनी होगी? सो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ शुड बी इन एंगस्ट्रॉम्स, ये एंगस्ट्रॉम्स में ही दिया हुआ है। सो दिस इज 2000, ये 0 और 0 कट हो जाएगा, 124/2 दैट इज 12.4/2, ये हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके। So this is a rather more important formula as compared to this, क्योंकि energy will rarely be in joules and wavelength would rarely be in meters. Usually आपको यही यूज करना होगा, ठीक है, फाइन, ओके। Now why are we studying this? We are studying this because कि जब ये रुदरफोर्ड का मॉडल में जो ये डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस आने लगे तो क्या होने लगा कि उस दौरान ना और थियोरीज आने लगी, मतलब रिसर्च वाज गोइंग ऑन, ओके। नाउ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग रिसर्च दैट वाज गिवन बाय डी ब्रोचाई, ओके। नाउ डी ब्रोचाई सेड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंसेस। सारी चीजें जो यूनिवर्स में है they can behave like matter, that is particle, or they can behave like a wave. अब ना ये इसको इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, मतलब इट्स लाइक आप खड़े हो, ठीक है, एंड आप सडनली वेव जैसे भी हो, ओके, एंड आप पार्टिकल जैसे भी हो। मतलब ये या आपके हाथ में मान लो पेन है, तो पेन अभी एक पार्टिकल की तरह दिखाई दे रही है ना, बट सडनली ये वेव जैसे भी बिहेव करेगी। तो ये इस चीज को समझना या इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। सो ऑल डी ब्रोचाई सेड वाज कि सारे के सारा जो मैटर है, सारी चीजें जो यूनिवर्स में, इट कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंसेस, इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल और इट कैन बिहेव लाइक अ वेव, ओके। इमेजिनिंग इट इज डिफिकल्ट, बट ये वाली जो चीज है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। जो ऑब्जेक्ट साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनके लिए ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है। सो इस प्रिंसिपल को कहा जाता है डुअल एग्जिस्टेंस,
या डुअल नेचर. So everything in the universe has a dual nature. Okay, it can behave like a particle, it can behave like a wave. Okay, now if it behaves like a particle, okay, uska momentum, how do you find out the momentum of a particle? So momentum of any particle is simply equal to mass of the particle into velocity. Okay, ये आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है. And momentum of a wave is always equal to Planck's constant divided by wavelength. So if there is something जो पार्टिकल की भी तरह बिहेव कर रहा है, मान लो जो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो दोनों बिहेवियर्स में उनका मोमेंटम सेम होना चाहिए. मोमेंटम सेम होना चाहिए, इसलिए आई कैन राइट दिस एज m into v is equal to h by lambda. Again repeat this. इन चीजों को ग्रास्प करना अच्छे से, इमेजिन करना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v. ओके, नाउ ये जो वेव होती है, इस वेव को कहा जाता है मैटर वेव, क्योंकि एक मैटर है जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है. ओके, so that is why this wave becomes a matter wave. And ये जो wavelength है, it is basically the wavelength of this matter wave. आप इस wavelength को कई बार ये कहते हो, this is called as a de Broglie wavelength. Okay, so basically the purpose is, or the point is, everything in the universe can behave in two ways. It can behave like a wave, it can behave like a particle. तो आपके हाथ में जो बॉल है, वो बॉल भी वेव और पार्टिकल की तरह, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है. सिमिलरली लाइट वेव है, तो लाइट वेव जो है वो वेव वापस पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है. तो हमने यही थोड़ी देर पहले देखा था ना, कि मान लो कि कोई एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो दैट वेव कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, एंड उस पार्टिकल का हम लोगों ने नाम दिया फोटोन. ओके, सो आप इस वेव को, एक फोटोन को, पता है आप क्या देख सकते हो, आप कैसे इसको इमेजिन कर सकते हो? यू कैन इमेजिन दिस एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी. कैन इमेजिन इट एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दिस पैकेट ऑफ एनर्जी, द नेम गिवन टू दिस वाज क्वांटा. Okay, quanta. So when I say one electromagnetic wave या one photon, it is nothing but one packet of energy, that is one quanta. And इस one quanta की जो energy होती है, that is hc by lambda. अब आप लोगों ने waves के बारे में ये पढ़ा हुआ ही है ना. For a wave, speed of the wave is equal to frequency into wavelength. Now speed of the wave is c. ओके, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, न्यू इसको कहा जाता है, प्लस वेवलेंथ इनटू वेवलेंथ. सो c by lambda is equal to frequency. So therefore energy of a wave or energy of a quanta can also be written as h into frequency. To remember this, this is the frequency of the wave. ओके, सो हम लोग अब कहां पे है? हमने यहां से स्टार्ट किया कि डी ब्रोगली सेड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कैन हैव अ डुअल नेचर, इट कैन हैव डुअल एग्जिस्टेंस, इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, इट कैन बिहेव लाइक अ वेव. एंड हम लोगों ने ये सेम थियोरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे अप्लाई की. हमने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही, बट साथ में इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ पार्टिकल. इस पार्टिकल को हमने नाम दिया फोटोन. अच्छा, एंड दिस फोटोन, अच्छा आप इस फोटोन को आइदर यू कैन कंसिडर इट एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी. इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं क्वांटा, एंड एनर्जी ऑफ दिस पैकेट और एनर्जी ऑफ द क्वांटा इज गिवन बाय hc by lambda, दैट इज h into frequency. ठीक है, ओके.
अब इसके बाद हम लोग ये जाते हैं कि अगर जो आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम लोग दो केसेस देखेंगे. केस 1, electromagnetic waves are behaving like a wave. So wave nature of electromagnetic waves. Okay. Now whenever I say a word wave, आपके दिमाग में ये ऐसी एक वेव आएगी, right? This is a picture that would be created in your mind. Now when I say wavelength क्या होता है कि जहां पे one wave is completed. So imagine करो कि यहाँ से एक वेव स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे एक वेव खत्म हो रही है ना, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ओके, फिर यहाँ से वापस वेव रिपीट हो रही है, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लैम्डा. इसको कहा जाता है वेवलेंथ. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेव नंबर, जिसको लिखा जाता है ऐसे. ओके, this is equal to 1 by lambda. It is 1 by reciprocal of wavelength. Wave number क्या कहता है पता है आपको? Wave number tells you the number of waves present in 1 meter. Present in 1 meter or in unit length. ओके, 1 मीटर में कितने टोटल वेव्स प्रेजेंट हैं. ओके, हाँ, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, बहुत अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है. जैसे गैमा रेज होता है, एक्स रेज होता है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, यूवी रेज. फिर आती है आपकी विजिबल लाइट, जो कलर्स हम लोग दिखता है, वेबक्योर, GYOR. फिर आता है इंफ्रारेड वेव्स, फिर रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स. ये बहुत सारे ऐसे वेव्स है. ये सारे के सारे टाइप के वेव्स जो है, ये सारे वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कंसिडर किए जाते हैं. ऑल दीज आर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस. आप जैसे जैसे ये डायरेक्शन में जाते हो, ये डायरेक्शन में जाते हो, ओके, एज यू मूव in this direction, energy and frequency of the wave increases. See, energy होता ही है ना, h into frequency. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऑब्वियसली अगर जो ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज ही होगा. yes or no? So as we move in this direction, energy and frequency increases. Both these things increases. So ये जो gamma rays है, gamma rays have got the highest energy, they have got the highest frequency. Okay. अच्छा, energy is also equal to hc by lambda. तो जैसे जैसे आपका ये नंबर बढ़ेगा, ये नंबर डिक्रीज होगा ना, तो आप जैसे ही ये डायरेक्शन में मूव करते हो, आप जैसे इस डायरेक्शन में मूव करते हो, वेवलेंथ डिक्रीजेस. सो अगर जो आप ये 7 कलर भी कंपेयर करोगे, तो आप जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाओगे, एनर्जी इंक्रीज होती है. तो वॉयलेट कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की एनर्जी मिनिमम होती है. आप जैसे जैसे ये डायरेक्शन में जाओगे, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी. तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. ओके, नाउ यूजुअली यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है, दैट इज 3800 एंगस्ट्रॉम्स. रेड कलर की जो वेवलेंथ है, दैट इज 7800 एंगस्ट्रॉम्स. सो आपको सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखाई भी नहीं देते, आपको बस वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखाई देंगे जिनकी वेवलेंथ इन दो नंबर्स के बीच में आती है. क्योंकि यही कलर्स आपको दिखाई देता है ना. आपको अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज कहाँ पे दिखाई देता है? तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो पूरा ये बड़ा रीजन है, इस रीजन के अंदर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट बी सीन बाय एन ह्यूमन आई. ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई. तो इसलिए इस रीजन को कहा जाता है विजिबल रीजन. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बस यही इतना रीजन जो है, दैट इज विजिबल टू ह्यूमन आई.
ओके, हम डिटेक्ट कर पाते हैं. फाइन. ओके, आई जस्ट शो यू अ डायग्राम दैट इज गिवन टू यू इन एनसीईआरटी टेक्स्ट. सो ये देखो, ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव इज बेस्ड, मतलब ये माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ovens. ये इंफ्रारेड वेव्स, फिर ये अल्ट्रा, ये विजिबल लाइट बीच में जो आ रही है, देखो ये इतना सा ही रीजन विजिबल लाइट का होता है. अल्ट्रा वायलेट वेव्स, एक्स रेज एंड गामा रेज. सी, ये इतना बड़ा जो आपका क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है, इसमें से बस कितना छोटा सा पार्ट है जो हमें दिखाई देता है. एंड उसमें भी ये जो रेड कलर होता है, इट हैज गॉट हाईएस्ट वेवलेंथ, and violet color has got the lowest wavelength. Violet color has got the highest energy, highest frequency. This has got the lowest energy and lowest frequency. अब frequency देखो, 1 hertz, 100 hertz, ये धीरे 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 आप जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाते हो frequency increase होती जाती है. इस डायरेक्शन में जाते हो तो wavelength जो है, wavelength keeps on decreasing. ठीक है, ओके. अच्छा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, दोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर. जैसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है इंटरफियरेंस, फिर डिफ्रैक्शन, ये हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे डिटेल में. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एक्चुअली वेव्स. आपको इनका वेव नेचर अज्यूम करके ही आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे. ओके, सो इन ऑल दिस डिस्कशन द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस. ओके, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा और वन रेडिएशन इज hc by lambda, which is h into frequency, and wave number is reciprocal of wavelength. Now we will start off with particle nature of electromagnetic waves. ओके, अब ये जो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. जैसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, अगर जो आप इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पार्टिकल की तरह कंसिडर नहीं करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. सेकेंड वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. So black body radiations can only be explained using particle nature of electromagnetic waves. Okay. Third one is variation in heat capacity. Heat capacity with temperature can only be explained using the particle nature of electromagnetic waves. And fourth one is line spectra of atoms with reference to hydrogen. ओके, अब ये सारे ना हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, एक एक हम लोग पिक करेंगे. सो फर्स्ट विल स्टार्ट ऑफ विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे 12th स्टैंडर्ड में एक डिटेल में चैप्टर है, तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की ये जरूरत नहीं है हमें. मैं बस आपको एक बेसिक आइडिया बताता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है. ओके, सो लेट्स कंसिडर अ मेटल प्लेट. नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ अ मेटल प्लेट, हमें ये पता है कि मेटल प्लेट के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहां पे बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अच्छा, अब जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे आप लाइट इंसिडेंट करते हो, व्हेन यू इंसिडेंट लाइट ऑन है, और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर नथिंग बट फोटॉन्स. एंड हमें ये पता है कि इन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू hc by lambda और h into frequency. हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, ये फोटोन मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है. ओके, यू हैव टू रिमेंबर वन फोटोन कैन ओनली हिट वन इलेक्ट्रॉन. ओके,
सो साइमल्टेनियसली ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक साथ एक इलेक्ट्रॉन को 4 फोटॉन्स हिट करे, ऐसा नहीं होता. इलेक्ट्रॉन फोटॉन कोलिजन is 1:1 phenomenon. So basically one photon can always hit only one electron, okay, and one electron can simultaneously get hit by only one photon, okay. अब ये फोटोन की एनर्जी होती है, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हिट करता है वो एनर्जी जो है फोटोन वो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करता है. सो एनर्जी is transferred from photon to electron अच्छा, अब अगर जो ये एनर्जी इनफ हुई तो क्या होता है पता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल प्लेट से बाहर निकल जाता है. इट कम्स आउट ऑफ द मेटल प्लेट एंड वंस इट कम्स आउट ऑफ द मेटल प्लेट दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन. फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए बिकॉज इट हैज कम आउट due to a photon, so that is why this electron is called as a photoelectron. So जैसे ही ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को अब्सॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, एंड अगर जो एनर्जी इनफ रही तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर निकल जाएगा. अब इनफ रही मतलब क्या, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? सो इट मीन्स देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. ओके, वर्क फंक्शन. Work function is basically minimum amount of energy required to remove an electron. वर्क फंक्शन के लिए हम लोग ये फाई ये सिंबल यूज करते हैं. सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. सो अगर जो यहां से ये जो फोटॉन्स है इनकी जो ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके बाहर निकल जाएगा. बट अगर जो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज लेस देन दिस नंबर तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा. सो नाउ आई कैन से देयरफॉर फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस, फॉर ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस, right, energy of the photon has to be greater than work function. So I can write hc by lambda has to be greater than hc by lambda naught. Okay, now lambda naught को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? अब ये HC और HC अगर जो आप कट कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा. सो लैम्डा इज नथिंग बट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन ना. सो आई कैन नाउ राइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस वेवलेंथ ऑफ द फोटोन शुड बी लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. सो आई कैन राइट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन should be less than threshold wavelength. Okay, so threshold wavelength क्या है? Threshold wavelength can be defined as the maximum wavelength, okay, of light of the radiation or of photon using which photoelectric effect can take place. So आपको यही याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए wavelength of the photon should always be less than threshold wavelength. It should always be less than threshold wavelength. Okay. सो से फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहते हैं, ये आपका नहीं, बिफोर आई गो ऑन टू दिस एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है? तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन दी वर्क फंक्शन.
ओके एंड ये जो वर्क फंक्शन होता है ना, दिस वर्क फंक्शन इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द मेटल, द नेचर ऑफ दिस प्लेट. ये मेटल कौन सा मेटल है उस पर ये डिपेंड करेगा. सो वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल. सोडियम है तो सोडियम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कुछ और होगी, पोटेशियम के लिए कुछ और होगी, सीजियम के लिए कुछ और होगी, सिल्वर के लिए कुछ और होगी. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज अ सोडियम प्लेट एंड मान लो इसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम्स. अब मैं ना इस पे दो वेव्स इंसिडेंट कर रहा हूं, एक ये है एंड दूसरी वेव ये है. इस वेव की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम्स, इस वेव की वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम्स. कौन से वेव के वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? So you have to remember this wavelength of the photon should be less than the threshold wavelength. So threshold wavelength अगर जो 5000 एंगस्ट्रॉम्स है तो इस फोटोन की वेवलेंथ 5000 से कम है ना, तो इसके वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. बट यहाँ पे वेवलेंथ इज मोर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सो ड्यू टू दिस फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अच्छा, by the same logic, energy of the photon, we know it should be greater than work function. आप energy of the photon को h into frequency लिख सकते हो, तो work function को आप लिख सकते हो h into frequency naught. ये हो जाती है आपकी threshold frequency. So ये h और h कट होगा, so this is greater than threshold frequency. So again, for photoelectric effect to take place, the frequency of the photon should be more than threshold frequency. यहाँ पे wavelength should be less than threshold wavelength था, but frequency has to be more than threshold frequency. Again, ये जो आपकी threshold wavelength है, ये threshold wavelength किस पे डिपेंड करती है? नहीं, threshold frequency depends upon the work function, which in turn depends upon the metal. Okay. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. मान लो ये मेटल प्लेट है और इसके लिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज है. अब दो फोटॉन्स ऐड कर रहे हो, इस पे इंसिडेंट कर रहे हो, एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी कम है. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन शुड बी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो 10⁻15 इज मोर देन दिस. तो इस फोटोन के वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बट इसके वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. ओके. You have to remember how do you find out threshold wavelength. तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है hc by lambda naught and this is equal to h into frequency. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे. ओके, चलो बाय.